जय हिंद दोस्तों, एनआई ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत का अध्याय 1 आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसको हम फर्स्ट भाग पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने उसकी भूमिका पढ़ा दिया था, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज के बारे में पढ़ाएंगे। भारत में राज्य की व्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, इसको हम पढ़ाएंगे। 18वीं सदी मीन 1700 से लेके 1800 के बीच के इतिहास को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने बताया था कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो केंद्रीय सत्ता थी वो कमज़ोर होते गया और भारत में अनेक क्षेत्रीय राजाओं का उद्भव हुआ, जिसमें से मराठा, बंगाल, मैसूर, अवध, अफ़गानिस्तान, ये तमाम प्रकार के छोटे छोटे राजाओं का उद्भव हुआ। उसमें सबसे शक्तिशाली अगर कहा जाए तो मराठा, मैसूर और बंगाल रहा। और दक्षिण भारत में देखा जाए तो दक्षिण पूरब में और दक्षिण पश्चिम में मुग़लों का पकड़ बहुत कम था। इधर मुग़ल नहीं थे और उत्तर पूरब में भी मुग़ल नहीं थे, मतलब असम क्षेत्र में। तो इधर ब्रिटिशर्स आके आराम से व्यापार कर रहे थे। उस टाइम में जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हुआ तो अराजकता की स्थिति फैल गई और सत्ता का विकेंद्रीकरण भी होना स्टार्ट हो गया। 17वीं सदी में जमींदार और जागीरदारों की संख्या में लगातार वृद्धि होना स्टार्ट हो गया। जमींदार और जागीरदार बढ़ने लगा, चूँकि केंद्रीय सत्ता था ही नहीं ना। और एक दूसरे में कृषि आपस में लड़ाई करते थे। सबसे बड़ी अवगुण ये था कि वो आपस में लड़ाई करते थे और एक दूसरे के ज़मीन को हड़पने की कोशिश हमेशा करते रहते थे, जिस कारण से बहुत मात्रा में धन का क्षति भी होता था और किसानों की हालत दिनों दिन बिगड़ती गई। इस स्थिति में किसानों की हालत बिगड़ती गई। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि हैदराबाद जो एक शक्तिशाली राज्य था उस टाइम में, उसको जान लेते हैं। हैदराबाद का निज़ाम था, निज़ाम उल मुल्क आसिफ जाह ने 1724 से 28 के बीच शासन किया। कहाँ? हैदराबाद में। इसने सैयद बंधुओं को हराया। इसे दक्कन के वायसराय के नाम से भी जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसे केंद्रीय सत्ता से बिना पूछे, हाँ, केंद्रीय सत्ता जब कमज़ोर हुआ तो बिना पूछे लड़ाई, सुलहनामा, किताब बांटे, जागीर बांटे, इन्होंने ये सब काम, तमाम प्रकार के काम किए। ये हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की भाव रखते थे। चूँकि ये मुस्लिम थे, बट ये हिंदुओं के प्रति भी उतने ही समरसता, सहनशीलता का भाव रखते थे। पूरन चंद इस टाइम में दीवान थे, जो कि एक हिंदू थे। इसके मरने के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों जो दिल्ली में था उसका शिकार होना स्टार्ट हो गया। अब चलें कर्नाटक, जो कि एक दक्कन मुगल का सूबा था। इस तरह वह हैदराबाद के निज़ाम के अधिकार के अंतर्गत आ गया। अब चलिए देखते हैं बंगाल। बंगाल ये छोटा सा भाग है बंगाल। इसका शासक हुआ मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान। हालांकि अलीवर्दी खान बिहार का सूबेदार था, जो कि उसके बाद वो बाद में शासक बना बंगाल का। पहले मुर्शिद कुली खान का शासनकाल 1717 से 1727 के बीच चला। मुर्शिद कुली खान का दामाद शुजाउद्दीन बना। और ये छोटे छोटे शासक वर्ग थे, इनका कोई महत्व तो नहीं है बंगाल में। और शुजाउद्दीन का शासनकाल सिर्फ ये जान लेते हैं 1727 से 39 के बीच रहा। शुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां, जो 1 साल मात्र शासन किया, उसको हरा के अलीवर्दी खां, बिहार का जो सूबेदार था, उन्होंने बंगाल पर अपना शासन जमाया। इन्होंने पुराने जमींदारों को निकाला। अलीवर्दी खान का सबसे महत्वपूर्ण काम था निकाला, और अभी अभी पनपे इजारेदार जो ठेका पर राजस्व वसूलते थे उसको रखा। हिंदू मुस्लिम को रोजगार के समान अवसर दिए। बंगालों के नवाब ने शक्तिशाली फौज बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया। एक सबसे बड़ी भूल ये हुआ कि उन्होंने शक्तिशाली फौज बनाने की ओर ध्यान नहीं दिए। वो सोचते थे अंग्रेज ब्रिटिशर्स यहाँ सिर्फ व्यापार करेंगे और यहाँ से चल जाएंगे, लेकिन
अंग्रेज़ों का मंशा कुछ और था और उन्होंने अपने आधुनिक फौज को, आधुनिक शस्त्र से लैस फौज को बंगाल में राजनीतिक में, आर्थिक में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। इसका एहसास उसे जल्द ही हुआ और बाद में जितने भी शासक वर्ग बंगाल में नवाब आए उसको इसका खामियां का भुगतान करना पड़ा। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। एक चीज़ यहाँ जाने कि शुजाउद्दौला अवध का नवाब है और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है। और इसको एक चीज़ और चीज़ से सामना करना पड़ा। ये मराठा की शक्ति से हमेशा युद्ध होते रहता था इसके साथ, अलीवर्दी खान को, जिस कारण से उड़ीसा का एक बहुत बड़ा भाग मराठा को देना पड़ा। और 1756 से 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ। और सिराजुद्दौला के बारे में एक और चीज़ जान लेते हैं। ब्लैक हॉल की घटना जो घटा 1756 में, उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। इसमें हुआ ये कि 146 ब्रिटिशर्स थे, वो एक काल कोठरी, अंधेरी कोठरी जिसे ब्लैक हॉल कहते हैं, उसमें बंद कर दिया गया। और उसमें देखा कि एक दिन के बाद वो मात्र 23 व्यक्ति उसमें बचे हुए थे। और इस घटना को लेकर पूरा बंगाल में, पूरा मद्रास में फैल गया और रॉबर्ट क्लाइव ने तुरंत ही इस पर एक्शन लिया। और प्लासी के युद्ध में, जो कि बंगाल में ही है प्लासी, उसी स्थान पर सिराजुद्दौला को परास्त किया, हराया। चूँकि सिराजुद्दौला नहीं हारता, लेकिन इसका सेनापति जो था मीर जाफ़र, उसको गुप्त रूप से लॉर्ड क्लाइव ने मिला लिया था और उसके धोखाधड़ी से ये सिराजुद्दौला हार गया। चूँकि उसको कह रखा था कि बंगाल का नवाब तुम्हें हम बनाएंगे, और फिर उसे बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जाफ़र को बहुत जल्दी ही एहसास हो गया कि ये ब्रिटिशर्स भारत को काफ़ी बुरी तरह से लूट रहे हैं, यहाँ का व्यापार को चौपट कर रहे हैं और यहाँ का उद्योग जो हथकरघा था ये सबको बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो इस चीज़ का विरोध उन्होंने किया मीर जाफ़र ने, और उसे हटाकर मीर कासिम, उसका दामाद, को फिर बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम भी इस बात को समझने में बहुत देर नहीं किया और उनको भी ये इस चीज़ का एहसास हो गया कि बंगाल को ये बुरी तरह से लूट रहे हैं। भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है, इसके अधिकारी विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे, भ्रष्टाचार में पूरी तरह संलिप्त थे। इस चीज़ को भांप लिए उनको राजस्व की कोई प्राप्ति नहीं हो रहा था, बहुत हानि हो रहा था। तो इसका विरोध उन्होंने करना स्टार्ट किया। तो जब विरोध हुआ तो मीर कासिम, उसे बक्सर का युद्ध देखना पड़ा, जो कि बिहार में है, इस जगह पर है बक्सर। उसे बहुत जल्दी बक्सर का युद्ध देखना पड़ा। तो बक्सर के युद्ध में सेनापति जो थे वो हेक्टर मुनरो थे और गवर्नर जनरल उस टाइम में थे लॉर्ड क्लाइव। तो मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें ये तीनों सेना परास्त हुई और अंग्रेज विजय हुआ। तो कहा जाता है कि इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि ये बक्सर का युद्ध ब्रिटिशर्स के लिए भारत में अपना पेट बनाने के लिए बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध साबित हुआ। भारतीय राजाओं का हार जाना पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के लिए एक सुनहरा अवसर था और उन्होंने न केवल बंगाल, अवध, लखनऊ और बहुत बड़ा क्षेत्र इस विजय में प्राप्त किया और धीरे धीरे लगातार करके पूरे भारत में ये फैलना स्टार्ट कर दिया।
अब चलिए मैसूर। मैसूर में उस टाइम में अंग्रेज को पुश बैक करने के लिए एक शासक हुए हैदर अली। हैदर अली पहले एक अधिकारी के रूप में अपने मैसूर के सेना में काम करते थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, कुशाग्र बुद्धि, प्रतिभाशाली और चालाक राजनीतिज्ञ के बलबूते 1761 में मैसूर का शासक बन बैठे और वो आधुनिकता की ओर अग्रसर थे। सैनिकों को उसने आधुनिक प्रशिक्षण दिलाया। 1755 में डिंडुगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित। डिंडुगुल ये मैसूर का एक भाग है। डिंडुगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। सबसे शुरुआती दौर से आधुनिकता की ओर जो बढ़ना था वो हैदर अली ने स्टार्ट कर दिया। उसे अपनी सत्ता के लगभग आरंभ से ही वह मराठा सरदारों, निजामों और अंग्रेजों तीनों शक्तियों से उसे लड़ना पड़ रहा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 में हुआ, जिसमें मद्रास की संधि हुआ। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मद्रास की संधि हुआ। ये मद्रास इस जगह पर है, मद्रास की संधि हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 में हैदर अली का मृत्यु हो गया। गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम में? वारेन हेस्टिंग्स। इसमें मंगलोर की संधि हुआ। मंगलोर की संधि, ये मंगलोर यहाँ है, मंगलोर की संधि हुआ 1784 में। इसका बेटा टीपू सुल्तान शासन बना। उसके बाद टीपू सुल्तान, हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान शासक बना। ये नए विचारों को ढूंढ निकालने वाला व्यक्ति था। नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्के ढलाई की प्रणाली, माप तोल के नए पैमाने को लागू करवाना, ये सब नए विचारों को लाने की प्रयास कर रहे थे। उसके पुस्तकालय में धर्म, इतिहास, सैन्य विज्ञान, औषधि विज्ञान और गणित जैसे विषयों की किताबें हुआ करती थी। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया इन्होंने। श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो। जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बन गया ये। इसकी सैनिक अनुशासित व बंदूकों से लैस थी। ये आधुनिकता की ओर पूरी तरह से अग्रसर था और इसकी सैनिक आप देख ही रहे हैं, अनुशासित थी और बंदूकों से लैस थी। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान का सबसे बड़ा दुश्मन माना था। जागीरदार देने की प्रथा भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। भू राजस्व पैदावार का 1/3 कर दिया। अभी जिस प्रकार हम एम्बेसडर भारत से दूसरे देश में रखते हैं, दूतावास होता है, ये उस टाइम में ही दूत भेजा करते थे। फ्रांस में दूत भेजे, तुर्की में, ईरान में, पेंगू में, ये सभी जगहों पर अपना दूत भेजा करते थे। इनका एक कथन था, बहुत ही फेमस था, भेड़ की तरह 100 दिन जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जियो। और इस विश्वास के साथ वह श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया 1799 में। इसका शासनकाल 1782 से 1799 तक चला। जब ये मरा तो अंग्रेज ने इसके शासन को हड़प लिया और उसे इस चीज़ को देख कर आश्चर्य हुआ कि इनका शासन जहाँ कर रहे थे वहाँ किसानों की स्थिति, मजदूरों की स्थिति काफ़ी उन्नत थी, काफ़ी समृद्ध था। और फिर वहाँ से अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र से काफ़ी धन प्राप्त किया। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के समय। जब ये मरे तो एक संधि हुआ, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के समय।